नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं इस पाठ में। और हम लोगों ने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म देखे हैं। लेकिन भौतिक गुणधर्म में बहुत सारी असंगतियां हैं, बहुत सारे अपवाद हैं। तो धातु और अधातु को पहचानने का एक और तरीका होगा कि हम उसके रासायनिक गुणधर्म को जानें, क्योंकि भौतिक गुणधर्म में बहुत सारे अपवाद हैं। तो इसके कारण हम लोग रासायनिक गुणधर्म को पढ़ेंगे, तो हम और बेहतर तरीके से धातु और अधातु को अच्छे से समझ पाएँगे कि कौन-सा तत्व धातु है और कौन-सा तत्व अधातु है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातुओं के गुण। इस चैप्टर में हम लोग धातु और अधातु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग अभी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो सबसे पहले है धातुओं का वायु में दान। तो जो सभी धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु का ऑक्साइड बनाती है और संगत धातु का ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि कोई भी धातु है, ठीक है? कोई भी धातु है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो धातु ऑक्साइड मिलेगा हमें। उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे कॉपर है। हमारे पास कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। उसी तरह एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमीनियम ऑक्साइड बनाएगी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो संगत धातु का मतलब उस धातु का ऑक्साइड बनाती है। अब सामान्यतः जो धातु की ऑक्साइड होती है, हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि जो धातु की ऑक्साइड होती है, वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड है, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे? लवण और जल लवण मिलेगा और जल मिलेगा। तो लवण और जल का मिलता है जब धातु है किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है? तो जैसे कॉपर ऑक्साइड है। अब हमें याद रखना होगा कि कॉपर ऑक्साइड कैसे प्राप्त हुआ? तो कॉपर जब कॉपर का अभिक्रिया वायु से हुआ, यानी ऑक्सीजन से हुआ, तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। अब जो कॉपर ऑक्साइड मिला, वो किसी अम्ल से, जैसे यहाँ पे जो अम्ल है, वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कॉपर ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा, तो हमें मिलेगा कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड एक लवण है और उसके बाद H2O जल मिलेगा। तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी, तो नमक देगी और हमें जल मिलेगा। अब आते हैं कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड किसको बोलते हैं? वैसे धातु के ऑक्साइड, जैसे सामान्यतः धातु की ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद नमक और जल देती है। लेकिन कुछ वैसे धातु के ऑक्साइड होते हैं, जैसे वो धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल हो या क्षार हो। धातु का ऑक्साइड जो क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करेगा, उसको कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण के लिए हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। हमारे पास है जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम है, जब क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया, तो एल्यूमिनियम क्लोरेट मिला। ये भी एक लवण है, प्लस और जल मिला। उसी तरह एल्यूमिनियम है, जब क्षार, मतलब है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, क्योंकि धातु क्षारीय है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार है। तो क्षार है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? सोडियम एल्यूमिनेट और जल मिला।
तो उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। अभी अभी अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो अधिक धातु ऑक्साइड कैसे बनाती है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो जो अधिकांश धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि अघुलनशील है। ठीक है। अब जब लेकिन इनमें से जो जल में घुलनशील है, इनमें से कुछ ऑक्साइड है जो जल में घुलनशील है। तो इनमें से कुछ ऑक्साइड है जो जल में घुलते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। तो Na2O प्लस जल, क्योंकि Na2O मिला, सोडियम का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ तो हमें मिला क्या, Na2O मिला। अब ये जल से अभिक्रिया करेगी क्योंकि ये जल में घुलनशील है, तो हमें क्षार प्रदान करेगी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह K2O है, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड, ये जल से अभिक्रिया करेगी, पहले ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया की। अब ये जब जल में घुलेगा तो हमें क्षार मिलेगा, और वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय प्रकृति की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि धातु की जो ऑक्साइड होती है वो क्षारकीय प्रकृति की होती है, क्षारकीय प्रकृति की होती है। यानी कि धातु के ऑक्साइड का जब कोई हम विलयन बनाएंगे, उसको जल में घोल के उसका विलयन बनाएंगे, तो वो विलयन क्या करेगा, लाल रंग का जो लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा, नीले रंग में बदल देगा। ठीक है। तो क्षार पहचानने का तरीका क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि धातु की जो ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रकृति की होती है। अभी ये क्षारकीय प्रकृति की होगी तो इसका जलीय विलयन क्या करेगा, लाल रंग का लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीले रंग में बदल देगा। अम्लीय प्रवृत्ति में क्या होता है, नीला रंग का लिटमस पेपर लाल रंग में बदलता है, लेकिन धातु की ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारकीय होती है, तो ये लाल रंग का लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाएगा। धातुओं का वायु में दहन, तो धातुओं का वायु में दहन, ठीक है। अभी ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। सभी धातु की अलग अलग धातु की क्रियाशीलता अलग अलग है, तो ऑक्सीजन के साथ सभी धातु एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है। कुछ धातु है बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगी, कुछ धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया करेगी, और कुछ वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी, वो गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर पाएगी। तो इसमें पहला है सोडियम और पोटेशियम। तो जो सोडियम और पोटेशियम है ये काफी अभिक्रियाशील धातु है। इसको अगर हम खुले में रख लेंगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये काफी अभिक्रियाशील है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। क्या करते हैं, इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो आकस्मिक आग न लगे और सोडियम और पोटेशियम को हम सुरक्षित रखें, इसके लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबा लेते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, और आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना होगा कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो उत्तर ये है कि सोडियम और पोटेशियम काफी अभिक्रियाशील धातु है, इन्हें खुले में रखने पे ये आग पकड़ लेती है, तो इससे बचाने के लिए हम इन्हें किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब है सामान्य ताप पर जो लेड है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इस पे एक धातु की एक परत, ऑक्सीजन की एक पतली परत तो बैठ जाती है, और यह परत धातु को फिर से ऑक्सीकरण से बचाती है। यानी कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इस पे एक पतली परत बैठ जाती है, लेकिन ये फिर से धातु के ऑक्सीकरण को रोकती है, ठीक है। इसके बाद है सिल्वर तथा गोल्ड। तो सिल्वर और गोल्ड है वो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। सिल्वर और गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। अब है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखें, अभी हम लोग धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे।
तो धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगी और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि धातु जब ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, और तो जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यानी कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो भी धातु ऑक्साइड बनता है, और धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी धातु ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों में प्राप्त होता है। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, पहले ही हम देख चुके हैं कि सारे धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो क्या करती है, वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। जो कि हम लोग देखे थे कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो जो धातु वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो और जल धातु और जल होगा, वो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, और इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगा। लेकिन वैसे धातु के ऑक्साइड जो जल में घुलनशील है वो फिर जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अभी पोटेशियम और सोडियम वो खुली हवा में आग पकड़ लेते हैं, तो इससे पता चलता है वो काफी अभिक्रियाशील धातु है। इसी तरह जब पोटेशियम और सोडियम जल से भी अभिक्रिया करती है तो ये काफी वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, और ये काफी ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब जब ये अभिक्रिया होती है तो बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर आती है, और ये ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि इससे जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है वो उसके तत्काल प्रभाव से प्रज्वलित हो जाती है। उसके तत्काल प्रभाव से क्या होती है, प्रज्वलित हो जाती है। तो पोटेशियम और सोडियम के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो तेजी से अभिक्रिया करती है और इसमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो हाइड्रोजन को तत्काल प्रभाव से प्रज्वलित कर देती है। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम आगे देख रहे हैं जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। तो जल जब कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करती है तो ये अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन इसमें जो उत्सर्जित ऊष्मा इसमें भी निकलता है, लेकिन इसमें उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जब कैल्शियम के साथ जल का अभिक्रिया होगा तो जो उत्सर्जित ऊष्मा होगा वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और यहाँ पे जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो क्या करता है, कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है, कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है, और जिसके कारण कैल्शियम है जल में तैरना प्रारंभ कर देता है, कैल्शियम जल में तैरना प्रारंभ कर देता है। तो कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें पर्याप्त ऊष्मा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे। इसमें भी ऊष्मा निकलती है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कि जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगे। पर जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम की सतह पर चिपक जाती है, जिसके कारण कैल्शियम जल में तैरना प्रारंभ कर देता है। तो कोई पूछेगा कि कैल्शियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जल में डालने पे वो तैरना क्यों प्रारंभ कर देती है, तो इसका रीजन ये है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है वो क्या करता है, कैल्शियम के सतह पे चिपक जाता है, जिसके कारण कैल्शियम जल में तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम है वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, पर गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पे भी उत्पन्न जो हाइड्रोजन है वो मैग्नीशियम की सतह पे चिपक जाएगा जैसे कैल्शियम में चिपक जाता है, और मैग्नीशियम धातु है वो जल में तैरना प्रारंभ करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, जल में तैरना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ क्या है, वो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ये ऐसी धातुएं हैं जो सिर्फ वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो जिंक है मेरे पास, एल्यूमिनियम है और आयरन है, ये सिर्फ वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्यूमिनियम है वो वाष्प के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी और
हाइड्रोजन गैस उससे प्राप्त होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु की ऑक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। लेकिन जो धातु जल में घुलनशील है वहां पे हमें धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो यहाँ पे ये सब धातुएं सिर्फ वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मिलेगा हाइड्रोजन गैस। उसी तरह आयरन है, वो जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इसके अलावा लेड 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 सॉरी इसके अलावा कुछ धातु है लेड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। ये सब जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अब धातुओं धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि धातुएं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो धातु है, धातु हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, धातु की प्रवृत्ति क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। तो जब भी ये अम्ल के साथ जब भी क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है, धातु हो या धातु की ऑक्साइड हो, इनकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। और जब भी कोई क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोई भी धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, संगत लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए लेते हैं मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक लवण है और हाइड्रोजन गैस है। उसी तरह दूसरा उदाहरण जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जिंक क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। अब नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे एक नाइट्रिक एसिड है। जैसे बहुत तरह के एसिड है, यहाँ पे हम लोग तनु अम्ल मतलब उसमें पानी मिला दिया जिसके कारण वो पतला हो गया, उसका जो प्रभाव है वो कम गया, जो एसिड का प्रभाव है वो कम हो जाए, इसके कारण उसमें हम लोग पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग तनु अम्ल बोलते हैं। अभी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन दूसरे को वो ऑक्सीजन दे देते हैं और खुद अपना ऑक्सीजन छोड़ देते हैं या दूसरे को ऑक्सीजन दे देते हैं, या हाइड्रोजन ग्रहण कर लेते हैं या हाइड्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि ये क्या करेगा, जो H2 निकलेगा यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा, धातु लवण मिलेगा और धातु ऑक्साइड बनेगा। ये H2 का ऑक्सीकरण कर देगा और H2 का ऑक्सीकरण करके क्या बना देगा, हमें H2O बना देगा। ये H2 का ऑक्सीकरण कर देगा और खुद अपचयित हो जाएगा, यानी जो ऑक्सीकारक होता है वो खुद अपचयित हो जाता है कोई भी अभिक्रिया में, तो ये ऑक्सीजन दे देगा H2 को और वो जल मिलेगा। तो नाइट्रिक एसिड के केस में जब हम लोग सिल्वर ले रहे हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल मिलेगा। अब है धातु है, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड एकदम बहुत तनु नाइट्रिक एसिड जब मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो हमें क्या मिलेगा, उस केस में ये ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा। उस समय हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये क्या करेगा, जिस धातु के साथ अभिक्रिया करेगा उसका लवण बनाएगा, उस धातु का संगत लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीकरण करके जल में बदल देगा। पिछले स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास Ag है, यहाँ पे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सिल्वर है, सिल्वर जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो NO2 मिलेगा और ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके इसको जल में परिवर्तित कर देगा। लेकिन जब यही नाइट्रिक एसिड
मैग्नीशियम या मैंगनीज के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसका लवण जैसे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया। आपको सारे अभिक्रिया आपको याद रखने हैं और परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाए, तो आपको जैसे धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, तो आपको बताना है धातु जब ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाएगी, लेकिन उसके साथ उसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है। यानी कि जब भी रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे, तो हमें ये लिखना है कि धातु ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ या एसिड मतलब अम्ल के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके या जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है और उसके साथ हमें उदाहरण में अभिक्रिया लिखना बहुत अनिवार्य है। आगे के कक्षा में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।